अस्सलाम वालेकुम। हम मूवीज़ एंड डुअल अप्रोच सेंटिमेंट एनालिसिस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और इस सीरीज़ की आई थिंक ये फिफ्थ या सिक्स्थ वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रोजेक्ट की ऑल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था। लाइक के सबसे पहले हमने डेटा सेट को रीड किया था, कलेक्ट किया था डेटा जो कि टीचर ने हमें लिंक दिया था उससे, फिर डेटा को प्रिपेयर किया था। ये प्रोटोटाइप के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई थी, डेटा प्री प्रोसेसिंग वाली, फीचर एक्सट्रैक्शन वाली। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी हमने फीचर एक्सट्रैक्शन की थी और एलएसटीएम के लिए भी। फिर हमने ए 70 और 30% स्प्लिट यहाँ पे रेशियो यूज़ की थी। अब इससे पहले वाली वीडियो जो कि हमने एक दिन पहले ही रिकॉर्ड की है, उसमें हमने मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर काम स्टार्ट किया था जो कि हमारी फाइनल की रिक्वायरमेंट से पहले रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, जिसमें हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को देखा था, इसमें ट्रेन किया था हमने इसको TF-IDF फैक्टराइज़र के ऊपर। फिर हमने इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर देखा था और ये भी देखा था कि इसकी कैसे जनरेट की जाती है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। फिर हमने इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी जनरेट की थी। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मॉडल डेवलप करेंगे, LSTM मॉडल। इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि LSTM मॉडल आपके पास होता क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM मॉडल हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब इस मॉडल का आपके पास जो यूजेज है वो क्या है। ठीक है, सोचो कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं और कहानी समझने के लिए आपको याद रखना है कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, कहानी को समझने के लिए या उसके किताब को चैप्टर्स को समझने के लिए आपको ये याद रखना पड़ रहा है कि पहले क्या हुआ था। आपका जो दिमाग है वो ज़रूरी चीज़ें याद रखता है, लाइक कि उसका मेन करैक्टर क्या है, ठीक है, और उसमें कौन सा इवेंट अकर हुआ है, ठीक है, और करैक्टर का नाम क्या है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो भूल जाता है आपका दिमाग। यही रहता है जब हम मूवी देखते हैं या कोई बुक रीड करते हैं, तो उसमें या तो कोई इंसिडेंट होता है वो हमें याद रह जाता है, ठीक है, या फिर करैक्टर का नेम जो कि हीरो होता है या फिर विलन होता है। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे माइंड है वो याद रखना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में LSTM एक न्यूरल नेटवर्क टाइप आपके पास मॉडल होता है जो कि लॉन्ग पीरियड के ऊपर आपकी जो शॉर्ट मेमोरी है इसको क्या करता है वो, अ, मतलब जो चीज़ ज़रूरी होती है समझने के लिए या फिर याद रखने के लिए उसको वो याद करता है और बाकी चीज़ों को भुला देता है। ठीक है, अब हमारे पास जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जिन्हें हम RNN भी कहते हैं, उसमें कई तरह के मॉडल्स आपके पास आ जाती हैं और सबसे जो बेस्ट मॉडल होता है वो आपके पास LSTM मॉडल है। अब ये LSTM मॉडल आपके पास बेस्ट क्यों है? बाकी के जो मॉडल हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी रखती हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा जो मॉडल है जैसे कि इसका नेम है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM मॉडल हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है? जब आप किसी की वॉइस को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किसी के सेंटेंसेस को या टाइम सीरीज़ के डेटा को या फिर स्टॉक की प्राइसेस को या फिर म्यूज़िक की कैटेगरीज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब LSTM हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी जो एडवांटेजेस हैं या फिर इसकी जो आप कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं या यूजेज है वो वाइड यूजेज है। LSTM आर वाइडली यूज्ड इन टास्क वेयर कॉन्टेक्स्ट एंड ऑर्डर मैटर। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और ऑर्डर ज़रूरी होता है। लाइक कि इनकी जो एग्जांपल हमने यहाँ पे रखी हुई है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि हम चैट बोट्स बनाते हैं जनरेटिंग टेक्स्ट के लिए। हम यूज़र की नेचर को समझते हैं, फिर उसको बोट हमारा रिप्लाई करता है। या फिर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, लाइक कि चाइनीज़ से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या फिर टाइम सीरीज़ एनालिसिस के लिए फ्यूचर की वैल्यूज़ को हम प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि मौसम हो गया या फिर स्टॉक प्राइसेस होगी पास्ट डेटा के ऊपर, या फिर हम स्पीच रिकग्नाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब LSTM मॉडल क्यों हम यूज़ करते हैं, अदर RNN मॉडल्स हम क्यों नहीं यूज़ करते? इसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास या फिर आप कुछ एग्जांपल के ज़रिए समझ सकती हैं। ठीक है, कि क्यों हम RNN मॉडल्स नहीं यूज़ करते। जो हमारे पास दूसरे RNN मॉडल्स हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। लाइक कि वो भूल जाते हैं एक सीक्वेंस के बाद, या फिर अगर उनके पास ज़्यादा डेटा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपना पुराना जो ओल्ड डेटा होता है वर्ड्स का उनको भूल जाते हैं। हमारा LSTM मॉडल इस तरीके से नहीं करता। ठीक है,
When an RNN is trained, it learns by adjusting its internal setting called weights based on error it makes. जब RNN ट्रेन होता है तो वो अपने अंदर की सेटिंग लाइक के वेट्स वगैरह को एरर की बेस पर एडजस्ट करता है। अब ये जो एडजस्टमेंट होती हैं ये क्या करती हैं, ग्रेडियंट के ज़रिए कैलकुलेट होती हैं। लंबी सीक्वेंस में ये ग्रेडियंट क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं यानी वैनिश हो जाती हैं। ठीक है, एक लंबा सेंटेंस है उसमें से 2 या 3 लफ्ज़ को ही आपके RNN मॉडल्स क्या करता है, वो याद रखता है। बल्कि हमारा जो LSTM मॉडल है वो सारी चीज़ों को जो उसे लगता है कि ये वर्ड इम्पोर्टेंट है इस सेंटेंस के अंदर वो याद रखता है। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगा। जिनको ज़रूरत होगी वो हमें मैसेज करें, हम इंशाल्लाह हम उनको भेज देंगे व्हाट्सएप के ऊपर। एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कैट विच वाज सिटिंग ऑन द मैट इज़ फ्लफी। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, जो आपका रेगुलर RNN मॉडल है, ठीक है, वो शायद ये भूल जाए कि कैट इसका मेन सब्जेक्ट है। वो मोस्टली क्या करेगा, या तो मैट के ऊपर फोकस करेगा या फिर फ्लफी के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, अब जो मेन करेक्टर है आपका वो तो कैट है ना इस जुमले में। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, LSTM मॉडल्स को यूज़ करते हैं ताकि ये उसकी जो अपना एरर्स वगैरह हैं इसको फिक्स किया जा सके लॉन्ग सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, ये दोनों हमारे पास सिक्वेंशियल मॉडल हैं। जो आपके पास ये LSTM है ये भी सिक्वेंशियल मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये भी सिक्वेंशियल मॉडल है। ठीक है, और ये हमने कल देखा था कि ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड के ऊपर हम मॉडल बना रहे थे। अब LSTM आपके पास वर्क किस तरीके से करता है, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि टीचर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, LSTM आपका इस तरीके से वर्क करता है कि थिंक ऑफ एन LSTM एज एन स्मार्ट मेमोरी सिस्टम इनसाइड अ न्यूरल नेटवर्क। सोचो कि LSTM एक स्मार्ट मेमोरी सिस्टम है जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर होता है। ये क्या करता है, ये सीक्वेंस लाइक के जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर को एक एक प्रोसेस करता है। ठीक है, अब वो जो प्रोसेस होती है एक एक टाइम या वन स्टेप होता है, ये उसकी लेयर बन जाती है एक। ठीक है, लाइक के ये डिसाइड करता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन टू कीप, क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको भूल जानी है, और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको ऐड करनी है। दिस मेमोरी सिस्टम इज मेड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स कॉल्ड गेट्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये मेमोरी सिस्टम 3 मेन कंपोनेंट्स यानी गेट्स पर मुश्तमिल होता है या गेट से मिलकर बनता है। ये गेट्स क्या होते हैं, ये गेट एक तरह के फ़िल्टर होते हैं जो कि फ़ैसला करते हैं कि किस तरीके का डेटा आपके LSTM मॉडल ने सेव करना है अपने पास और किस तरीके का जो डेटा है वो LSTM मॉडल ने छोड़ देना है। अब की पार्ट क्या है, ये उनके गेट्स वगैरह हम देख रहे हैं। सबसे पहला जो आपका की पार्ट है वो है सेल स्टेट। ठीक है, दिस इज़ लाइक द LSTM मेमोरी। ये LSTM की मेमोरी है, ये पूरी सीक्वेंस के दरमियान चलता है और ज़रूरी इंफॉर्मेशन को एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक ले जाता है। ठीक है, जो आपका सेल स्टेट है ये सारी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा क्योंकि ये मेमोरी है ना, ये उसका माइंड है एक किस्म का, देख लें। फिर आपके पास आ जाती है हिडन स्टेट LSTM की। अभी हिडन स्टेट क्या करती है, ये हर स्टेप पर LSTM का आउटपुट होता है जो प्रिडिक्शन के लिए या अगले स्टेप के लिए यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, फिर इसमें आपके पास डिसीजन मेकिंग आ जाती हैं गेट्स। ये फैसला कुनिंदा होते हैं, सेल्स होती हैं जो कि हिडन स्टेट को कंट्रोल करती हैं। हमारे पास 3 मेन गेट्स होते हैं, एक फॉरगेट गेट है, एक इनपुट गेट है और एक आउटपुट गेट है। फॉरगेट गेट क्या फैसला करता है कि कौन सी मेमोरी है जो थ्रो करनी है, थ्रो अवे, या इनको भूल जाना है। इनपुट गेट ये फैसला करना है, ये फैसला करता है कि नई इन्फॉर्मेशन में से क्या ऐड करना है। और ठीक है, और आउटपुट गेट क्या फैसला करता है, ये फैसला करता है कि हर स्टेप पर क्या इन्फॉर्मेशन आउटपुट करनी है। ठीक है, अब LSTM के जो गेट्स हैं इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ये हम ब्रेक डाउन यहाँ पे वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन आपने जब आपको PDF मिलेगा तो आपने रीड कर लेना है। अब इसकी एक एग्जांपल जो हमने देखी थी, द कैट इज़ फ्लफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी एग्जांपल को हम ब्रेक डाउन करते हैं LSTM की मदद से। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि नॉर्मल RNN मॉडल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं और ये जो हमारा अपना LSTM मॉडल है ये क्या काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास एक सेंटेंस है, द कैट इज़ फ्लफ़ी। इसमें इनपुट गेट से सबसे पहले क्या करेगा, द शामिल होगा। ठीक है, फॉरगेट गेट क्या करेगा, क्योंकि ये पहला लफ्ज़ है द। ठीक है, अभी भूलने के लिए कुछ नहीं है मेमोरी के अंदर।
ठीक है। तो फॉरगेट गेट क्या करेगा, इसी को ही क्या करे आगे ऐड कर देगा, इनपुट गेट के अंदर दी को ऐड कर देगा। ठीक है। फिर हमारे पास आउटपुट गेट होता है, आउटपुट हिडन स्टेट दैट इंडिकेट्स दैट द सेंटेंस इज स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ से हमारा जुमला स्टार्ट हो रहा है। आउटपुट गेट एक हिडन स्टेट आउटपुट पैदा करता है, ठीक है, ताकि सिस्टम को बताया जा सके कि आपके अंदर जो जुमला है वो पैदा किया जा रहा है या फिर जुमला इनपुट किया जा रहा है। फिर आपके पास कैट है, ठीक है, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड सीक्वेंस के अंदर हमारा एलएसटीएम मॉडल काम करेगा ना। दूसरा जो इनपुट आपके पास होगा, अगर उस जुमले को देखा जाए द कैट इज फ्लफी को, तो दी के बाद आपके पास आता है कैट। फिर फॉरगेट गेट सबसे पहले आपके पास होगा। फॉरगेट गेट क्या करेगा, दी को रखता है क्योंकि ये अभी भी ज़रूरी है, ये बताता है कि कैट नाउन है। ठीक है, वो दी को फिर भी स्टोर करेगा अपने पास। फिर इनपुट गेट क्या करेगा, ऐड करेगा कैट टू दी सेल स्टेट एट दी मेन सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये नाउन आ गया है, ठीक है, अब दा का तो कोई हमारे पास मतलब नहीं होता, तो इनपुट गेट क्या करेगा, वो देखेगा कि कैट क्या है। कैट आपके पास एक सब्जेक्ट आ रहा है, वो सेल स्टेट में इसको ऐड करेगा क्योंकि ये आपके पास मेन सब्जेक्ट है। फिर आपके पास आउटपुट गेट होगा। आउटपुट गेट क्या करेगा, आउटपुट एक हिडन स्टेट आउटपुट करता है जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें सब्जेक्ट आपके पास क्या है, कैट। फिर आपके पास इज शामिल होगा, ठीक है। फॉरगेट गेट माइट रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ दी सिंस द सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर। अब यहाँ पे अब जो दी है, क्योंकि इसका कोई मान ही नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखिए वो कितना तगड़ा है, आपके पास एलएसटीएम मॉडल है, वो खुद डिसाइड करता है कि किस लफ्ज़ को आपने अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करना है और किसको आपने इरेज कर देना है या फॉरगेट कर देना है। ठीक है, अब क्योंकि इज़ हमारे पास एक वर्ब आ जाएगा तो वो दी को भूल जाएगा, फिर इज़ को आगे गेट के अंदर इनपुट कर देगा। आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट आ हिडन स्टेट प्रिपेयरिंग फॉर एन एडजेक्टिव। अब वो उसने अंदाज़ा लगा लिया है कि आगे का वर्ड आपके पास क्या आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, आपके पास आगे का वर्ड प्रोबेबली वो आप कहता है कि आपके पास एक एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर की वैल्यूज़ को। ठीक है, फिर इनपुट हम करते हैं फ्लफी। फॉरगेट गेट गेट क्या करेगा, कीप्स कैट एंड इज सिंस दे आर स्टिल रेलिवेंट। अब वो इज को और दी को अपने पास रखेगा, अपना कैट को अपने पास रखेगा, दा को भुला देगा। ठीक है, ये दो वर्ड अपने पास रखेगा क्योंकि ये क्या है, आपके लिए रेलिवेंट है। इनपुट गेट क्या करेगा, फ्लफी को एज ए की डिस्क्रिप्टर के इनपुट करेगा, और आउटपुट गेट क्या करेगा, एक हिडन स्टेट आउटपुट करेगा जो जुमले का मतलब या उसकी जो प्रेडिक्शन है उसको बताएगा, लाइक उसकी सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जो भी है न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस होता है, आखिर में एलएसटीएम के पास एक सेल स्टेट होता है जो ज़रूरी डिटेल्स जैसे कि कैट, फ्लफी और हिडन स्टेट ये जुमले को समराइज करता है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता है, दो वर्ड ही रखेगा अपने पास कि इस पूरे जुमले में द कैट इज़ फ्लफी में कैट और फ्लफी हमारे पास क्या है, मेन वर्ड है। एलएसटीएम हमारे पास पावरफुल क्यों है, इसको हम देखते हैं। एलएसटीएम हमारे पास इस वजह से पावरफुल है क्योंकि ये हैंडल करते हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को। ठीक है, ये बहुत पीछे की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टेप बैक करते हैं या रिमेंबर कर सकते हैं। ये सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, लाइक के ये डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को क्या करना है, अपने अंदर रखना है और किस चीज़ को वैनिश कर देना है। ठीक है, फिर ये अवॉइड करते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट को। अब इसके मेन टास्क जो हैं वो है कोहेरेंट टेक्स्ट को जनरेट करना, ट्रांसलेशन और प्रिडिक्टिंग करना नेक्स्ट वैल्यू को सीक्वेंस के अंदर। ठीक हो गया, ये आपके पास एक कंप्लीट एलएसटीएम मॉडल को हमने अपना एक्सप्लेन कर दिया कि एलएसटीएम मॉडल आपके पास होता क्या है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम वर्किंग करते हैं हमारी जो नोटबुक है इसके ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को यहाँ तक उसकी मैट्रिक्स वगैरह भी जनरेट करके दे दी थी। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं, इससे आगे जो आपका काम है, ठीक है, अब ये जो मैक्स वर्ड है, टोकनाइज है और टी एफ आई डी एफ पिकल वगैरह है, ये सारे के सारे वेक्टराइजर आपके पास क्या है, ये सारे के सारे आपके यहाँ से ये आ गया, ये LSTM के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। ठीक है, तो LSTM मॉडल को समझने के लिए या फिर यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है टेंसर फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी इंपोर्ट टेंसर फ्लो एस TF, और वैसे इसको रन करके देखें क्योंकि
आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल होना भी पड़ता है, कोई एरर आ सकता है आपके पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये सीक्वेंशियल मॉडल है तो इंपोर्ट करवानी पड़ती है हमें टेंसर फ्लो से, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास मॉडल डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सीक्वेंशियल। ठीक है, फिर आपके पास और भी इंपोर्ट करना पड़ता है, इसकी लेयर्स आपके पास होती हैं LSTM में, LSTM की। ठीक है, अभी हमने देखा था इसके गेट्स भी होते हैं, लेयर्स भी होते हैं, तो उसको हम क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और मॉडल्स की जगह पे यहाँ पे लेयर्स को रखते हैं, हम लेयर्स इंपोर्ट करवा रहे हैं यहाँ पे, एम्बेडिंग, फिर LSTM मॉडल आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास एक डेंस लेयर होती है और एक ड्रॉप आउट लेयर होती है। ड्रॉप आउट में बेसिकली वही आपको दिखाया जाता है कि क्या चीज़ फॉरगेट करनी है या वैनिश करनी है। ठीक है, फिर आपके पास एक ऑप्टिमाइज़र भी होता है जो कि टीचर ने हमें बताया है कि आप कोई भी ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर सकते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, तो हम एडम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम दोबारा से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम ऑप्टिमाइज़र डाउनलोड कर रहे हैं, इंपोर्ट एडम, कंट्रोल एंटर करते हैं, इसको रन करते हैं। अगर कोई एरर होता हमारे पास तो यहाँ पे आ जाता। फिर एक और सेल के अंदर जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कीवर्ड बना लेते हैं, मॉडल, या वेरिएबल बना लेते हैं, मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल। ठीक है, अब ये कौन सा मॉडल आपके पास हो गया, सीक्वेंशियल, यही वाला सीक्वेंशियल मॉडल आपके पास हो गया जो कि ऊपर से हमने इंपोर्ट करवाया है। अब ये सीक्वेंशियल मॉडल है क्या? ठीक है, सीक्वेंशियल ये एक केरास मॉडल आपके पास है, ये आप गूगल भी कर लें या ऑनलाइन भी देख लें। ठीक है, केरास एक लाइब्रेरी समझें या फिर एक आप कह लें कि लाइब्रेरी ही समझ लें इजी वर्डिंग के लिए। इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स जो होते हैं बने बनाए आपके पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं सीक्वेंशियल को। ये केरास की एक क्लास समझ लें जो कि एक लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स बनाता है आपके पास। मतलब इसमें एक के बाद एक लेयर है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। अभी के लिए हमारे पास जो ये लेयर है वो एम्प्टी है। ठीक है, वहाँ से हमने इस लेयर को क्या किया है, एम्प्टी में अभी अपने पास इंपोर्ट करवा लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना डेटा फिल करेंगे। डेटा कैसे फिल करेंगे, तो हम यहाँ पे एक दे देंगे मॉडल, यानी इसी सीक्वेंशियल के अंदर डॉट ऐड करो। आपने क्या ऐड करनी है, आपने सबसे पहले तो एम्बेडिंग को ऐड करना है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराई हुई है। ठीक है, एम्बेडिंग, और इसमें आपके पास आ जाएगा जी, एक होता है जी एम्बेडिंग, फिर इसमें होता है इनपुट डिमेंशंस आपके पास होती हैं, इनपुट अंडरस्कोर डिम। ठीक है, अब ये इनपुट डिमेंशंस आपके पास कोई ना कोई वर्ड्स होते हैं जो आपने डिसाइड कराए होते हैं। अब ऊपर हमने डिसाइड कराए हुए हैं मैक्स वर्ड्स। ठीक है, कि मैक्स वर्डिंग आपके पास कितनी होनी चाहिए, 5000। ठीक है, फिर आउटपुट डिमेंशंस आपके पास कितनी होनी चाहिए। ये बेसिकली आप क्या करवा रहे हैं, ये इनपुट गेट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके पास आउटपुट गेट का यूज़ होगा। ठीक है, तो आउटपुट अंडरस्कोर डिम इज इक्वल टू, हम इसको कर देते हैं, कोई यहाँ पे वर्ड कर दें 128 का। इसका हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ें आपके पास हो रही हैं। फिर इनपुट अंडरस्कोर लेंथ, लेंथ हमने पहले से ही डिसाइड की हुई है, जो कि आपके पास है जी मैक्स लेंथ। ठीक है, ये वाली आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास हो जाएगा। अब इसमें हमने किया क्या है, ठीक है, एम्बेडिंग में सबसे पहले हमने जो टोकनाइज किया था हमने पैड सीक्वेंस के ज़रिए। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका जो आपके नंबर्स हैं या वर्ड्स हैं या फिर आपका डेटा है उसको वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्यों कन्वर्ट करेगा, ताकि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज के अंदर स्टोर करे और उनको सीख सके।
ठीक है, फिर हमने इनके अंदर पैरामीटर्स दिए हैं लाइक इनपुट अंडरस्कोर डिम इज इक्वल टू मैक्स वर्ड। ठीक है, ये वोकेबलरी का साइज़ है हमारे पास, यानी कितने यूनिक वर्ड हैंडल कर सकता है। लाइक कि हमारे जो मैक्स वर्ड हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक वर्ड आपके पास 5000 होने चाहिए। ठीक है, ताकि हम सिखाएं कि ये वाले वर्ड हैं, इन वर्डिंग के ऊपर आपका जो हमारा जो LSTM मॉडल है वो क्या करेगा, सीखेगा। फिर आउटपुट डिमेंशन हमने इसकी 128 रखी हैं। ठीक है, लाइक हर वर्ड को हमने 128 नंबर्स के वेक्टर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये एम्बेडिंग डिमेंशंस होती हैं इसकी। ठीक है, इसके बाद इनपुट लेंथ हमने रखी हुई है। इनपुट लेंथ, हर इनपुट सीक्वेंस की लेंथ होती है हमारे पास, जो कि हमने पहले से ही डिसाइड की हुई है, मैक्स लेंथ, यानी कि कितने वर्ड एक सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में मिनिमम आपके पास या मैक्स लेंथ में 200 वर्ड होने चाहिए, जो कि हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। ठीक है, आ, ये करता क्या है, मतलब ये जो आपका मॉडल है एम्बेडिंग वगैरह, ये बेसिकली आपका जो एम्बेडिंग है, ठीक है, ये वाली जो लाइन हमने लिखी हुई है, ये एक लेयर बनाएगी। ये लेयर हर वर्ड को एक 128 डिमेंशनल वेक्टर में बदलेगी। ठीक है, और टेंसर फ्लो के अंदर ये 3D टेंसर में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि बैच साइज होता है आपके पास या मैक्स लेंथ होता है। ठीक है, इसके आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप चैट जीपीटी से भी इसको देख लें कि ये क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास मैक्स वर्ड 5000 है और मैक्स लेंथ हमारे पास 200 है, तो ये 5, तो ये लेयर आपकी क्या करेगी, एम्बेडिंग वाली लेयर 5000 वर्ड्स की वोकेबलरी में से कम करेगी। ठीक है, और हर वर्ड को 128 नंबर, जो कि हमने डिमेंशन इसका दिया हुआ है, में कन्वर्ट करेगी, और हर इनपुट सीक्वेंस में 2200 वर्ड्स लंबा होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी जब हम मॉडल की समरी वगैरह को देखेंगे। अब इसके अंदर हमने मॉडल को ऐड करना है। कौन सा मॉडल हमने ऐड करना है, वही मॉडल जो यहाँ पे हमने LSTM मॉडल डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं मॉडल डॉट ऐड, और इसमें हमने कौन सा मॉडल ऐड करना है, LSTM। ठीक है, और इसमें इनपुट डिमेंशन जो हमने रखी हुई है 128, और इसकी जो रिटर्न सीक्वेंस आपके पास होती है अंडरस्कोर सीक्वेंस इज इक्वल टू फॉल्स हम रख लेते हैं। ठीक है, अब ये लाइन बाय लाइन आपको समझाने का मकसद क्या है या फिर मतलब क्या है, यही चीज़ है ताकि हम हर एक बच्चे के कोड को एक्सप्लेन ना करते रहें बार बार। ठीक है, क्योंकि यही LSTM मॉडल, यही लीनियर रिग्रेशन मॉडल या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल हर बच्चे के कोड में यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कराया है, इसी सिक्वेंशियल मॉडल के अंदर हमने लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी या LSTM एक लेयर ऐड की है। ठीक है, जो कि सिक्वेंशियल या सेंटेंस की सूरत में ऐड की है। ठीक है, LSTM मॉडल को हमने देखा है कि वो एक सिक्वेंशियल मॉडल है। इसमें दो पैरामीटर्स दिए हैं, एक 128, ये LSTM यूनिट्स का नंबर है, यानी कि ये लेयर 128 डिमेंशनल आउटपुट देगी। रिटर्न सीक्वेंस फॉल्स करने का क्या मतलब है, ये बताता है कि LSTM सिर्फ लास्ट टाइम स्टैम्प का आउटपुट देगा, ना कि पूरी सीक्वेंस का आउटपुट। ठीक है, ये इसलिए हमारे पास यूज़ होता है। ये दोनों आपके पास लाइंस क्या कर रही है, ये लेयर एम्बेडिंग लेयर से आई सीक्वेंस के अंदर जो आपके पास मैक्स वर्ड यानी 5000 वर्ड्स और 200 वर्ड्स का जो 128 3D डिमेंशनल वेक्टर बन रहा है, उसको प्रोसेस करेगा और सिंगल 128 डिमेंशन के अंदर, आउटपुट के अंदर या फिर वेक्टर के अंदर पूरी सीक्वेंस को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लाइक कि आपके पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम एक सीक्वेंस के अंदर एक सेंटेंस को पुट करते हैं, दिस मूवी इज़ ग्रेट। ठीक है, तो LSTM क्या करेगा, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझेगा और एक 128 नंबर का वेक्टर बनाएगा जो सेंटेंस के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे 128 वेक्टर आपके पास क्या होता है, ठीक है, ये बिल्कुल मैथ का टॉपिक आपके पास आ जाता है, जिसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर 1000 1000 इस तरीके से लिखा होता है, वही चीज़ यहाँ पे हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फिर मॉडल को ड्रॉप आउट्स भी देते हैं हम इसको। ठीक है, मॉडल डॉट ऐड, और इसमें एक ड्रॉप आउट लेयर भी देते हैं,
ड्रॉप आउट, और इसका साइज़ हमें देना होता है ड्रॉप आउट का, वो हम देते हैं 0.5। ठीक है, अब ये 0.5 हमने इसका साइज़ क्यों दिया है, या फिर मॉडल आपका जो डॉट ऐड ड्रॉप आउट इज इक्वल टू, या फिर इसके अंदर 0.5 हमारे पास क्या है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा डेटा बहुत ही कम होता है। ठीक है, जब हमारा डेटा कम होता है तो हमें हमारा जो मॉडल है वो आपका क्या होता है, ओवर ट्रेन हो जाता है या फिर ओवर फिट हो जाता है। वो डिसा अपना सीख लेता है ये सारी चीज़ें, लाइक कि हमारा जो डेटा है अभी भी बहुत कम है, 5000 आपके पास रोज़ है। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल है वो ओवर फिट होने लगता है। ओवर फिट का मतलब है कि वो ज़्यादा सीखने लगता है। इसका ऐसे समझाएं कि आप उसको सिखाने पे बैठेंगे ना 5000 रोज़ के ऊपर, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 10 सेकेंड लगाएगा सीखने के अंदर। ठीक है, वो कहेगा मुझे तो सारा कुछ पता है, मुझे क्यों आप दोबारा सिखा रहे हो वही चीज़। तो इसको कहते हैं ओवर फिटिंग। ठीक है, लाइक कि वो ओवर एक्टिंग करने लग जाता है मॉडल आपका। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कोई ना कोई पैरामीटर देते हैं 0.5। इसका ड्रॉप आउट रेट हमने रखा है, यानी 50% न्यूरॉन्स रेंडमली ट्रेनिंग के दौरान ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, अगर मतलब उसकी जो आप कह लें कि पावर है उसको हमने 50% कर दिया है, बजाय इसके कि हम उसको 100% पे सिखाएं। अगर वो ओवर फिट होने लगता है या ओवर एक्टिंग करने लगता है तो उसको हमने आधा बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये काम करता है। इसके बाद हम इसमें लेयर्स वगैरह को ऐड करते हैं जो कि ऊपर हमने इंपोर्ट कराई हुई है, जैसे कि डेंस लेयर आपके पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल डॉट ऐड, और इसमें आपके पास लेयर होती है जी डेंस, और 1 इसका पैरामीटर आपके पास हो गया, और एक्टिवेशन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी सिग्मोइड। आई थिंक यही स्पेलिंग होते हैं सिग्मॉइड के। अब ये लाइन आपके पास क्या काम कर रही है। ठीक है, मॉडल डॉट ऐड से तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर कोई चीज़ हम ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, अब डेंस आपके पास एक लेयर होती है जो कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती है, जो फाइनल आउटपुट देता है। हर इनपुट न्यूरॉन को आउटपुट न्यूरॉन से कनेक्ट करेंगे हम, यानी एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब इसमें हमने 1 क्यों लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 1 इसलिए लिखा है कि आउटपुट में एक सिंगल नंबर होगा आपके पास, और एक्टिवेशन इज इक्वल टू सिग्मोइड लिखने का मतलब है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है 0 और 1 की लैंग्वेज के अंदर काम करता है। ठीक है, और उसके बाद हमने दो चीज़ें यहाँ पे शामिल की हुई हैं। हमने क्या किया हुआ है, ऊपर अगर यहाँ पे देखें, जब हमने ट्रेन किया था अपने डेटा सेट को तो लेबल को हमने 0 और 1 के अंदर मैप किया था, तो ये वही 0 और 1 लेबल मैपिंग हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक्टिवेशन इज इक्वल टू सिग्मोइड का यहाँ पे आपके पास जो मतलब है, ये एक्टिवेशन फंक्शन है जो इनपुट को 0 और 1 के बीच में रखेगा, यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव जो हम इसको सिखाना चाह रहे हैं वो अच्छी तरीके से सीखेगा। ठीक है, लाइक कि ये आपके जो 128 नंबर होगा LSTM का, उसको एक सिंगल नंबर की आउटपुट के अंदर दे देगा। ये किस लिए दे देगा, लाइक जैसे हमने ऊपर देखा था कि एक हम आपके पास एग्जाम्पल है, लाइक दिस मूवी इज़ ग्रेट। ठीक है, तो अब दिस मूवी इज़ ग्रेट उसके लिए जो आपका आउटपुट स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 0.9, जो कि पॉजिटिव है। और दूसरा सेंटेंस है आपके लिए दिस मूवी इज़ बैड, उसका जो स्कोर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, 0.2 समझ लें। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में जितनी भी उसकी आप कह लें कि परसेंटेज, या आप कह लें कि उसकी जो आउटपुट आएगी या फिर स्कोर आएगा, आउटपुट स्कोर, ठीक है, उसको ये बताएगा आपको सीक्वेंशियल मॉडल के ज़रिए या प्रेडिक्शन के ज़रिए कि आप जो बोल रहे हैं या फिर आप जो सेंटेंस को प्रेडिक्ट करवा रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका सेंटीमेंट स्कोर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आएगी। अब इसके बाद हमने इस मॉडल को कंपाइल करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल डॉट कंपाइल, और वैसे हर एक चीज़ को समझाना भी हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बाकी जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वो इतना समझाते नहीं हैं।
यहाँ पर हमने इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन या फिर क्रॉस पॉइंट्स लेने पड़ते हैं इसकी, क्लास एंट्रोपी, और ऑप्टिमाइज़र भी हमें इसका देना पड़ता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज़र हमने एडम का यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है, वही ऑप्टिमाइज़र हम लेंगे। ऑप्टिमाइज़र इज़ इक्वल टू एडम और इसके अंदर 1E4, आई थिंक इस तरीके से होता है, बल्कि 1E-4 होता है। और मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू इसकी जो एक्यूरेसी आपके पास आएगी ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब इस मॉडल को हम बिल्ड करते हैं, मॉडल डॉट बिल्ड, और इसके अंदर इनपुट शेप देते हैं। इनपुट शेप इसकी हम देंगे जी, एकदम मैक्स लेंथ होगी। ठीक है, मैक्स लेंथ वही 200 वर्ड्स की। और बाद में हम मॉडल की समरी को भी देखेंगे जब हमारा मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। कंट्रोल एंटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मॉडल लिखना था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्वेंशियल मॉडल आपके पास आ गया है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो लेयर्स हैं, एक एम्बेडिंग 1 लेयर है, LSTM1 है, ड्रॉप आउट है, डेंस लेयर है। आउटपुट शेप आपके पास आ गई है। टोटल पैरामीटर्स आपके पास कितने बने हैं, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स आपके पास कितने बने हैं। अब ये चीज़ क्या करवा सकते हैं टीचर, आपको एक्सप्लेन भी करवा सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली आया क्या है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास मॉडल की बेसिकली एक समरी आई हुई है। ठीक है, जैसे कि ये एम्बेडिंग आपके पास 1 है। ठीक है, तो ये एम्बेडिंग लेयर है। ठीक है, ये लेयर वर्ड्स को टोकन, वर्ड्स या टोकन्स आपके पास होते हैं। ठीक है, वर्ड्स ही समझ लें, इनको नंबर्स में कन्वर्ट करती है ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके, हर वर्ड को एक वेक्टर यानी लिस्ट ऑफ नंबर में बदलता है। ठीक है, इसका जो पैरामीटर यहाँ पे हमने रखा हुआ है वो आपके पास है 6,40,000। ठीक है, 6,40,000 ये आपके पास मल्टीप्लाई होता है, आई थिंक, जैसे कि हमने मैक्स वर्डिंग इसकी रखी हुई है, यहाँ से टीचर में भी आपसे पूछ लें। मैक्स वर्ड हमने 5,000 रखे हुए हैं, तो 6,40,000, 5,000 हमने मैक्स वर्ड रखे हुए हैं। और हर एक वर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट डिमेंशंस के साथ, जो कि हमने 128 रखी हुई हैं। मे बी ये 6,40,000 ऐसे ही बने। गुड, तो ये 6,40,000 इसका वेट आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ इनपुट लेंथ को या मैक्स वर्ड को हम क्या करवा रहे हैं, 128 नंबर का जो वेक्टर बनवा रहे हैं एम्बेडेड डिमेंशंस के अंदर। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक अपना एम्बेडिंग लेयर के अंदर कितने वर्ड या पैरामीटर आपके पास बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 6,40,000। दूसरी आपकी LSTM की लेयर है। ठीक है, ये आपके पास मेमोरी मॉडल है जो कि हमने यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नन 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 लिखा हुआ है। ठीक है, ये नन क्या है, ये इसका बैच साइज है जो कि फ्लेक्सिबल है। ये LSTM मॉडल के अंदर ऐसे ही लिखा होता है। ठीक है, तो बिल्ट इन आप कह लें टीचर के सामने। फिर आपके पास एक ड्रॉप आउट लेयर होती है। ठीक है, अब ये ड्रॉप आउट लेयर आपके पास क्या करती है, जब मॉडल आपका और फिट करता है तो उसको क्या करवा रही होती है, ये ऊपर कोड में भी हमने एक्सप्लेन किया है कि ड्रॉप आउट लेयर आपका जब मॉडल ओवर थिंक करता है या फिर ओवर फिट करता है, तो उससे बचने के लिए हम इसका अ, जो आप कह लें कि पावर है उसको घटा देते हैं। फिर आपके पास डेंस लेयर है। ठीक है, ये हर लेयर को दूसरी लेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं, ये वाली लेयर। ठीक है, मॉडल का जो टोटल पैरामीटर्स आपके पास साइज़ है वो
है जी इन दोनों का कम्बिनेशन, जो कि आपके पास 7,71,713 जो कि 2.94 MB बनता है। ठीक है, ये सब लेयर्स का पैरामीटर है। इसमें जो ट्रेनेबल लेयर्स आपके पास है वो यही है, और नॉन ट्रेनेबल आपके पास कोई नहीं है। ठीक है, यानी सब आपके जो कह लें कि लेयर्स हैं, ठीक है, वो या पैरामीटर्स हैं वो ट्रेनेबल हैं। ठीक है, कोई भी हमारी जो लेयर है वो नॉन ट्रेनेबल नहीं है। ठीक है, अब ये मॉडल कैसे काम करता है उसका भी हमने आपको बता दिया है। लाइक कि ये एक सिक्वेंशियल क्लासिफिकेशन मॉडल है जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये एम्बेडिंग लेयर में से 128 डिमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट करेगा हमारे जो वर्ड्स होंगे, ऊपर हमने देखा है। फिर एलएसटीएम लेयर को यूज़ करेगा जो कि 200 वर्ड्स को प्रोसेस करेगा, 128 डिमेंशनल वेक्टर की आउटपुट देगा। ड्रॉप आउट लेयर हमने यूज़ की है ताकि ये और फिट ना हो, और एक डेंस लेयर यूज़ की है। डेंस लेयर उसको क्या करा देती है, उसकी डेंसिटी को लो करती है एक तरह से, और जो हमारे पास आउटपुट में एक नंबर आता है या फिर वर्ड आता है, वो यही होता है कि या तो ये पॉजिटिव रिव्यू दिया हुआ है अपना किसी भी आपके यूज़र ने, या फिर नेगेटिव रिव्यू डाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हमारे पास होता है, इस मॉडल को हमने क्या करना होता है फिर ट्रेन करवाना होता है। अब ये मॉडल यहाँ तक ही नहीं आपके पास रहता, बल्कि इसमें मॉडल को हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट। और इसमें कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इसमें जो पैड सीक्वेंस के अंदर हमने यूज़ की थी ये वाली चीज़ें, एक्सट्रेन पैड को हम यूज़ करते हैं। ये आपके पास आज, क्योंकि हमने अपने डेटे के ऊपर इसको ट्रेन करना है। फिर हमारा वेरिएबल था y अंडरस्कोर ट्रेन, इसके अंदर हमारे वही पैरामीटर्स थे, लेबल्स 0 और 1। ठीक है, अब इसकी वैलिडेशन स्प्लिट हमने कितनी करनी है, अंडरस्कोर स्प्लिट, जो कि टीचर ने हमें कहा था 30 70, हाँ ये हमने स्प्लिट करनी थी। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं जी 0.3। अगर किसी का यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है तो वो यहाँ से कम कर सकता है। फिर इसका ईपॉच देना होता है। ठीक है, लाइक ये कितनी मरतबा आ, हर एक वर्ड के ऊपर टाइम लगा है उसको सीखे। फिर इसका बैच साइज हमने देना होता है, बैच अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे ई पहुँच हमने 5 दी हुई है, लेकिन आपने मॉडल को फिर से रीट्रेन करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी हमारे पास कम होगी, क्योंकि हम इसको थोड़े से टाइम के लिए या थोड़ी सी ई पोच आपके पास क्या होती है इसको भी हम देखते हैं। ठीक है वैसे ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आपके पास समझ लें कि ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, जिसमें मॉडल डॉट फिट आपके पास क्या है, ये केरास का एक फंक्शन है जो मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेन करता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हमने दिए हुए होते हैं, जैसे कि एक्स ट्रेन पैड है आपके पास, वाई ट्रेन है, वैलिडेशन स्प्लिट है, और ई पोच है। एक्स ट्रेन पैड आपके पास क्या करता है, इसका हमने समझाया था, यहाँ पे भी हम यहाँ आपको समझा देते हैं। ये ट्रेनिंग डेटा को इनपुट्स हैं, जो टेक्स्ट की सीक्वेंस या पैड सीक्वेंस को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर आपके पास वाई अपना ट्रेन है। ठीक है, वाई ट्रेन में आप 2 सेंटीमेंट के आउटपुट्स को ले रहे हैं। ठीक है, लेबल्स को ले रहे हैं, लाइक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैलिडेशन स्प्लिट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लाइक ट्रेनिंग को हम क्या करवा रहे हैं, आपका जो ट्रेनिंग डेटा है वो 30% वैलिडेशन के लिए अलग रखा है हमने। ठीक है, इसके बाद आपका जो ई पोच है, ठीक है, यहाँ पे आपने ई पोच को क्या करना है, 15 30 20 के ऊपर अपने मॉडल्स के ऊपर जो आपको कोड दिया हुआ है दोबारा से सिखाना है अपने मॉडल को। ठीक है, ईपोच का मतलब है कि मॉडल पूरी ट्रेनिंग डेटा पर कितनी बार ट्रेनिंग करेगा। ठीक है, लाइक के एक आपके पास सर्कल है या फिर एक ग्राउंड है, उसमें आप एक टीम को क्या कहते हैं कि आपने 5 ई पॉच करने हैं, मतलब 5 मरतबा पूरे सर्कल के गिर्द दौड़ना है आपने। ये भी बिल्कुल वैसे है। एक ई पॉच का मतलब है कि एक बार पूरा डेटा आपने देखना है, 5 ई पॉच का मतलब है कि 5 बार आपने पूरा डेटा देखना है। बैच साइज 64 क्या करता है आपके पास, ठीक है, बैच साइज बताता है कि एक बार में कितने सैंपल मॉडल प्रोसेस करेगा। ठीक है, हमने 64 रखा हुआ है, मतलब कि एक बार में 64 सैंपल्स को प्रोसेस करेगा। फिर ये वेट अपडेट करेगा, लाइक कि आपके पास
टोटल जितने भी पोच बनेंगे, ठीक है, ये मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होती हैं, उसके ऊपर ये खुद ही कैलकुलेट होगा। कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये पहली मर्तबा हमारा एक चक्कर यहाँ पे काट के हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये उसका जो आप कह लें कि वेट कितना बनेगा, 39। ठीक है, तो ये आपके पास ई पोज में ये एक्यूरेसी वगैरह भी बता रहा है आपका मॉडल कि कितना एक्यूरेट है। पहले चक्कर में उसने 49% एक्यूरेसी अपना ली है। ठीक है, दूसरे चक्कर में देखें अब ये इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी। यहाँ से आपने हमने 5 का रखा हुआ है हर एक बच्चे के लिए, आई थिंक आपने 15-20 का रखना है ताकि आपका जो मॉडल है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, दोबारा से ट्रेन करना है आपने दोनों मॉडल्स के ऊपर अपने मॉडल को। ठीक है, ये वीडियोस के अंदर समझाने का मकसद यही है कि ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा 49% एक्यूरेसी थी, ये 55% एक्यूरेसी आ गई सेकेंड अप्रोच के अंदर। ठीक है, फिर थर्ड के अंदर 56, फोर्थ के अंदर देखते हैं कितनी होती है। ठीक है, आपने दोबारा से मॉडल्स को ट्रेन करना है। ट्रेन करने के बाद दोबारा से जो हमारी एक वेब एप्लीकेशन बनेगी उसके अंदर जाके मॉडल्स को सेव करना है ताकि आपकी जो प्रोडिक्शन के रिजल्ट्स हैं वो ठीक तरीके से आ सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारी जो एक्यूरेसी है वो 57% है। अब एकदम से हमारी जो एक्यूरेसी है वो 70% के बीच में लगी हुई है, तो आखिर में हमारी जो एक्यूरेसी है वो 70% आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है। अब इसमें एक और ग्राफ बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, यहाँ पे वैसे इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आपके पास ये लॉस क्या है, ये वेल एक्यूरेसी क्या है और वेल लॉस क्या है। लॉस आपके पास है कि ट्रेनिंग डेटा का एरर है, यानी कितना डेटा आपका लॉस हुआ है। ठीक है, तो फिर आपके पास आ जाता है एक्यूरेसी डेटा, मतलब ट्रेनिंग डेटा कितना सही प्रेडिक्शन करेगा, ये एक्यूरेसी वही होती है। फिर वैलिडेशन डेटा का एरर होता है, वेल एक्यूरेसी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये वैलिडेशन डेटा पर सही प्रेडिक्शन का परसेंटेज है। और यहाँ पे वेर लॉस भी यही है कि वैलिडेशन का एरर आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। आपका जो मॉडल है यहाँ तक ट्रेन हो गया है। अब आपने जितनी भी ई पोज वगैरह इसको दी थी, ठीक है, उन ई पोज के अंदर आपका जो मॉडल है वो क्या हो गया है, वो ट्रेन हो गया है। अब इसका हम एक ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस का एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ हमारा कैसे बनता है, उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करते हैं। अगर हमने ऊपर इंपोर्ट कराया हुआ है तो वही इंपोर्ट यहाँ पे मैटप्लॉटलिब, हाँ हमने इंपोर्ट कराया हुआ है। वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो यहाँ से देख लेते हैं 42 मिनट की। खैर इसी वीडियो के अंदर ही हम फाइनलाइज करते हैं ताकि हमें दूसरी वीडियो ना बनानी पड़े। तो एक यहाँ से प्लॉट बनाते हैं मैटप्लॉटलिब के ज़रिए, प्लॉट plt.plot, और इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, बल्कि वीडियो को पास करके मैं ये लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने एक प्लॉट बना लिया है मैटप्लॉटलिब से। ठीक है, इस प्लॉट को वैसे हमने पहले भी समझा हुआ है। तो ये ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस का प्लॉट है कि किस तरीके से आपका ट्रेनिंग हुआ है डेटा। ठीक है, कि कितनी इपोज के ऊपर आपका डेटा कैसे ट्रेन होता रहा है, ये उसकी हिस्ट्री को बताता है। ठीक है, ये ग्राफ बेसिकली वैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे अपने मॉडल की बनाई हुई है, लाइक उसकी प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, F1 स्कोर सपोर्ट किया है, तो ये उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। फिर हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसकी जनरेट कराई हुई है थोड़े से कलर्स वगैरह चेंज करके, तो ये इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। फिर यहाँ पे इन दो मॉडल्स को हमने सेव कराया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सेव कराया हुआ है इन मॉडल्स को जैसे हमने ये TF IDF वेक्टराइज़र वगैरह का यूज़ किया था या फिर इसको सेव कराया था। ठीक है, तो ये दो मॉडल्स आपके पास सेव हो जाएंगे। जब आप इन दो मॉडल्स को देखेंगे तो एक TF IDF वेक्टराइज़र का जो PKL मॉडल होगा आपके पास, फिर LSTM का मॉडल आपके पास H5 में होगा, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आपके पास PKL मॉडल होगा। हमने फिर आपको वेब एप्लीकेशंस बना के दी होंगी, ठीक है, जिसमें
हम इसको क्या करते हैं, इसी वेब एप्लीकेशन के एक फोल्डर के अंदर यही आपके पास मॉडल होंगे, जिसमें दो टोकनाइज़र आपके पास होंगे। एक टोकनाइज़र आपके पास एक TF आइडिया फैक्टराइज़र का होगा, जो कि आपका बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमारे पास यूज़ होगा। एक टोकनाइज़र आपके पास होगा जो कि अभी हमने जो कि प्रोटोटाइप के अंदर ही बनाया था, वो यही था। एक TF आइडिया फैक्टराइज़र के लिए और एक हमारा LSTM मॉडल के लिए यहाँ पे आई थिंक बनाया था। पैड सीक्वेंस के बाद यहाँ पे इस कोड में सेव नहीं किया हमने, ठीक है, लेकिन ये सेव करना पड़ता है। आप लोगों के पास जो भी डेटा होगा उसमें हमने सेव कर लिया होगा, ठीक है। ये टोकनाइज़र, फिर LSTM मॉडल अभी हमने बिल्ड किया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने इससे पहले वीडियो के अंदर बिल्ड किया था। इन मॉडल्स को फिर हमने क्या करवाना होता है, पास करवाना होता है अपने, कहाँ से, अपने index.html की फ़ाइल में से, ठीक है। अब यहाँ से इस कोड को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमने ये फ्लास्क एप्लीकेशन बनाई हुई है। आपको जो टास्क दिए थे उन टास्क के अंदर हमने फ्लास्क एप्लीकेशन आप लोगों से बनवाई थी। यहाँ से हम इसको रन करते हैं। रन करवाने के लिए यहाँ पे अपना पाथ के ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिर CMD और कोड स्पेस डॉट यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब क्योंकि ये कोडिंग पहले से हमने करी हुई है, ठीक है, तो इसी कोडिंग को ही हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी आप लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने दिए होंगे, वैसे आप लोगों के हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो भी आएगी, ठीक है। जितने भी हमने आप लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए होंगे, तो उसमें एक app.py की फ़ाइल होगी। इसमें बेसिकली हम अपने टोकनाइज़र और मॉडल्स वगैरह को यहाँ पे क्या करवा रहे होंगे, यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद मैक्स लेंथ वगैरह हमने देनी है। फिर यूज़र से हमने एक फार्म बनाया हुआ है, जो कि आपके टेम्पलेट्स वाली फ़ाइल के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक फार्म आपके पास बना हुआ होगा। इसी फार्म का डेटा जैसे ही आपके पास पोस्ट होता है, ठीक है, जैसे ही यूज़र प्रिडिक्ट सेंटीमेंट के ऊपर क्लिक करता है, तो आपका जो डेटा पोस्ट होता है, ये डेटा पोस्ट होने के बाद आपका एक फंक्शन चलता है, एक राउट चलता है होम वाला, ठीक है। अब ये जो डेटा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कोड वगैरह, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जी, फैसल और मरियम इन दोनों का ग्रुप बना हुआ है, तो उनके लिए इसी वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। आपका डेटा पोस्ट होगा, पोस्ट होने के बाद आपका कमेंट लिया जाएगा, तो ये कमेंट सबसे पहले आपका क्लीन होगा, ठीक है। क्लीन के लिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है क्लीन टेक्स्ट का, फिर प्रोसेस टेक्स्ट का, ठीक है। जो भी डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स होंगे वो यहाँ पे फॉलो किए हैं हमने। वो पहले डेटा की प्री प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपका जो डेटा होगा वन बाय वन आपके मॉडल्स में से क्या करेगा, प्रिडिक्शन, उसके रिजल्ट आएंगे। पहले वो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में से प्रिडिक्ट होगा, जो कि हमने यहाँ पे मॉडल इसका लोड कराया हुआ है। फिर आपका LSTM मॉडल में से प्रिडिक्ट होगा, ठीक है। दोनों की प्रिडिक्शन सेम भी हो सकती हैं, दोनों की प्रिडिक्शन आपके पास डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, आपने app.py की फ़ाइल को रन करवाना है, यहाँ पे हम रन करवाते हैं फ़ाइल को, ठीक है। जब आप रन करवाएंगे तो पहली बार में आपको एरर्स वगैरह भी आ सकते हैं। ये एरर किस लिए आएंगे, क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जो आपके सिस्टम में अभी तक इंस्टॉल नहीं है, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लाइक कि ये जॉब लिब है आपके पास, पिकल है आपके पास, या फ्लास्क है आपके पास, अगर आपने इसके अंदर जो टास्क हमने दिए थे वो नहीं किए हुए। फिर टेंसर फ्लो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। केरास मॉडल है आपके पास, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपने रन पे क्लिक करना है। जब आप रन पे क्लिक करेंगे, आपके टर्मिनल के अंदर ये वाली जो फाइल है, यहाँ पे एक बार एरर आएंगे, सब एरर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिंक आपके पास जनरेट होके आ जाएगा। अब क्योंकि हमने बहुत दिनों के बाद यहाँ पे इसको रन करवाया है प्रोजेक्ट को, तो इसका जो टर्मिनल है वैसे टाइम ले रहा है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल टाइम ले रहा है। इन केस अगर आपका वहाँ से VS कोड से यहाँ पे टर्मिनल जल्दी लोड ना हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे CMD लिखना है, देन यहाँ पे पाइथन app.py आपने लिखना होता है। ये कमांड आप रन करेंगे तो आपकी app.py की फ़ाइल यहाँ पे रनिंग स्टेट में आ जाएगी। एरर्स वगैरह अगर कोई होंगे तो ये आपका सेम टर्मिनल होता है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आपके जो मॉडल्स वगैरह हैं वो लोड हो जाएंगे। एक बार सारे मॉडल लोड हो गए आपके पास, तो यहाँ से ये लिंक आ जाएगा, इसको आपने कॉपी करना है।
ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, जब आप ब्राउज़र के अंदर इसको पेस्ट करेंगे तो आपके पास इंटरफेस आ जाएगा आपके एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके का। ठीक है, आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिव्यूज़ लिख सकते हैं, द मूवी वाज गुड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिडिक्ट सेंटीमेंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिडिक्ट करेगा सेंटीमेंट। ठीक है, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो कह रहा है कि पॉजिटिव है। ठीक है, और एलएसटीएम मॉडल इसको नेगेटिव में ले रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट्स वगैरह आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मॉडल आपका कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। और एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है आपकी? वो एक्यूरेसी आपके इपोज के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा मर्तबा आप इसको सिखाएंगे मॉडल को, इतनी ज़्यादा मर्तबा आपका जो मॉडल है वो सही तरह से प्रिडिक्शन वगैरह इसकी करेगा। ठीक है, लाइक कि हम अपने डेटा सेट के ऊपर से दोनों की प्रिडिक्शन वगैरह को देखते हैं। इसका जो सेंटीमेंट आपका स्कोर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करवाते हैं, इसी कमेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और इस कमेंट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। प्रिडिक्ट सेंटीमेंट पे क्लिक करते हैं। आप देखिए दोनों मॉडल्स क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेटा हमने इनको ट्रेन कराया है उस डेटा के ऊपर 80% चांसेस हैं या 90% के ये सही तरीके से आपको रिजल्ट्स वगैरह देंगे। अब ये पॉजिटिव है आपके पास कमेंट। यहाँ पे हम दोबारा से जाते हैं, प्रेडिक्ट करवाते हैं, तो ये देखिए एलएसटीएम मॉडल इसको क्या कर रहा है, नेगेटिव ले रहा है। ठीक है, क्योंकि एलएसटीएम मॉडल इतना ट्रेन नहीं हुआ पड़ा हमारे पास। इसको आपने खुद ट्रेन करना है हर एक बच्चे ने, ताकि इसके वैसे अगर ये गलत रिजल्ट भी देता है टीचर के सामने तो भी इसमें आपको डिफेंड करना आना चाहिए कि सर वहाँ पे वो टाइम ज़्यादा ले रहा था सीखने के लिए, तो इसलिए हमने थोड़ा इसको सिखाया। वैसे इसको सही तरीके से आप सिखा लें, ठीक है, 90% ये आपके अच्छे रिजल्ट देगा तो ये अच्छा मॉडल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर 10 में से 8 बार या 9 बार वो रिज़ल्ट सही दे रहा है प्रेडिक्शन के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो ठीक तरह से ट्रेन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी ये मूवी सेंट डुअल सेंटिमेंट एनालिसिस वाला जो प्रोजेक्ट होता है आपका कंप्लीट होता है। इसमें हमने वेब इंटरफेस भी देखा है अभी। ठीक है, और सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं उनको ट्रेन किया है, प्री प्रोसेस किया है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लें या फिर कमेंट सेक्शन में, तो इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है।